हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके डिफिनेशंस, किन ज्यूरिस्ट ने क्या डिफिनेशंस दिए हैं, आज हम इसको कवर करेंगे और उनका क्या क्रिटिसिज्म दिया गया है उसको जानेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले लीगल कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ जो कि नेशंस के रिलेशंस को गवर्न करता है, ठीक है ना। एक ऐसा लॉ जो कि स्टेट्स के रिलेशन को, नेशंस के रिलेशंस को गवर्न करता है। जैसे कि हमारे इंडिया में, लेट्स सपोज कि जैसे कि इंडिया में हमारे पास कई सारे लॉस हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे लॉज हैं जो कि इंडिविजुअल्स के रिलेशन को गवर्न करता है, किससे? स्टेट के साथ, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक लॉ है जो कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं कि यूपी और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट नहीं, एक स्टेट मतलब जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, ऐसे, ठीक है ना। एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन रहेगा, कैसा उनका बिहेवियर रहेगा, इस चीज को जो गवर्न करता है, जो लॉ गवर्न करता है, उसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? ह्यूगो ग्रोटियस को। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसको कहा जाता है? ह्यूगो ग्रोटियस को। और ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, ये पहली बार कॉइन किया था जर्मी बेंथम ने, ठीक है ना। पहली बार इस टर्म को किसने यूज किया? जर्मी बेंथम ने। 1780 में जर्मी बेंथम ने इस टर्म को यूज किया। अब अगर हम बात करें ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल किसके किसके ऊपर होता है, किसके ऊपर ये विधि लागू होती है? तो ये विधि लागू होती है हमारी स्टेट के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जैसे कि आपका यूएनओ है, नाटो है, ठीक है। थर्ड, इंडिविजुअल्स के ऊपर। फोर्थ, जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर, और जो कि आपके नॉन लीगल एंटिटीज होती हैं उनके ऊपर। इन सब के ऊपर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में कौन कौन आते हैं? ओपेनहाइम की डेफिनेशन, जे.एल. ब्रेडली की डेफिनेशन और केल्सन की डेफिनेशन। ये तीन डेफिनेशन आपकी ट्रेडिशनल में आती हैं। तो पहले हम ट्रेडिशनल देखते हैं। ट्रेडिशनल में जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, अभी हम ओपेनहाइम की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम ट्रेडिशनल क्या कहा जाता है इसकी डेफिनेशन वो देखते हैं। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन और अमंग स्टेट्स एंड ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो पहली बात तो डेफिनेशन कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये रेगुलेट करती रिलेशन किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में। स्टेट्स के बीच में जो उनका बिहेवियर है, जो उनका रिलेशन है, इस चीज को कौन रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है, ये किसके ऊपर अप्लाई होती है? तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के ऊपर ही ये विधि, ये इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होती है। अब हम बात करते हैं आई.एल. ओपेनहाइम की डेफिनेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ is the name for the body of customary and treaty rules which are considered legally binding by civilized states in their intercourse with each other, ठीक है। तो ओपेनहाइम की डेफिनेशन में क्या कहती है कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है या फिर जो लॉ ऑफ नेशन है, ये बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स है। कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स मतलब जो कस्टम स्टेट्स अपनाते आ रहे हैं और जो ट्रीटीज साइंड होती है ना, ये उनकी बॉडी है। ये जो इंटरनेशनल लॉ है वही चीज है जो कि बाइंडिंग है किस पे? सिविलाइज्ड स्टेट्स पे, केवल और केवल सिविलाइज्ड स्टेट्स पे। एक दूसरे के साथ जो उनका बिहेवियर होता है, जो उसमें लिखा है इंटरकोर्स विद ईच अदर, सिर्फ और सिर्फ सिविलाइज्ड स्टेट पे ये जो इंटरनेशनल लॉ है वो एप्लीकेबल है। और इंटरनेशनल लॉ है क्या? इट इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स। ये चीज ओपेनहाइम ने कही। अगर हम इसके कुछ की पॉइंट्स फिर से एक बार देखें तो इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है ना। दूसरा ये क्या है कि इन्होंने कहा कि दिस विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग,
ठीक है ना, किसके ऊपर, सिविलाइज्ड स्टेट के ऊपर, ओनली इन्होंने कह दिया सिविलाइज्ड स्टेट्स के ऊपर लागू होती है। तो ये जो इस डिफिनेशन के की पॉइंट है। और एक बात और बता दें कि इस डिफिनेशन की है तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, मगर इस डिफिनेशन की सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया इस डिफिनेशन ने, मेनली बाय ऑस्टिन। ऑस्टिन से इस डिफिनेशन ने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। क्रिटिसिज्म होता क्यों इस डिफिनेशन का, इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स पे लागू होती है, सभी सिविलाइज्ड स्टेट पे लागू होती है, और स्टेट ही इस लॉ का सब्जेक्ट है। ये सरासर गलत है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, अब इंडिविजुअल्स को भी एक सब्जेक्ट माना गया है, किसका, इंटरनेशनल लॉ का, और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अब इस सब्जेक्ट के, ये जो लॉ ऑफ नेशन है इसका सब्जेक्ट है। दूसरा मैंने बताया जिसका क्रिटिसिज्म है कि सिविलाइज्ड स्टेट, अच्छा ये जो यूरोपियन कंट्रीज होते थे ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन स्टेट्स को ही सिविलाइज्ड स्टेट कहते थे, ठीक है ना, क्रिश्चियन स्टेट्स को ही सिविलाइज्ड कहते थे। जो ये जो क्राइटेरिया है ये सरासर गलत है, अनडाउटफुली ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे सेकंड का क्रिटिसिज्म होता था। थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो लॉ है ना, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सिर्फ स्टेट्स पे या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं बल्कि किस पे, इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पर्सन्स पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स एंड अदर प्राइवेट पर्सन्स हैव राइट्स एंड ड्यूटीज इन इंटरनेशनल लॉ एट प्रेजेंट। अब जो है ना इंटरनेशनल लॉ के अंदर प्राइवेट पर्सन्स और इंडिविजुअल्स को भी राइट्स दिए गए हैं, साथ के साथ कुछ ड्यूटीज दी गई हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, जो कि ये चीज को बताती है कि अब सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स ही नहीं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सब्जेक्ट है, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन्स भी इसके सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने कहा इट कंसिस्ट कस्टमरी, इट इज अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, जो कि गलत है। ये सिर्फ एक कस्टमरी बॉडी नहीं है, कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ जो है ये सिर्फ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स की बॉडी नहीं है, बल्कि ये जो है इंक्लूड करती है किस चीज को, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को भी अपने साथ इंक्लूड करती है। इट कंसिस्ट नॉट ओनली कस्टमरी एंड कन्वेंशनल इंटरनेशनल लॉ बट इट आल्सो इंक्लूड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी डेफिनेशन को चेंज किया। करीबन 8th एडिशन तक जो ओपेनहाइम की बुक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वही डेफिनेशन कंटिन्यू रही, लेकिन 9th एडिशन में एक मेजर चेंज आया। वो किसने किया, सर रॉबर्ट जेनिंग्स एंड सर आर्थर वॉर्ड, इन दोनों ने मिलकर इस 9th एडिशन में थोड़ा सा रिवीजन किया ओपेनहाइम की डिवीजन को। और जो नई डेफिनेशन आई वो क्या थी, वो थी इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स which are legally binding on states in their intercourse with each other. These rules are primarily those which governs the relation of states, but states are not the only subjects of international law. International organizations and to some extent also individuals may be subjects of rights conferred and duties imposed by international law. अब ये जो डिफिनेशन, नई डिफिनेशन दी गई, इसमें क्या कहा गया कि ये एक बॉडी ऑफ रूल्स है जो कि बाइंडिंग है स्टेट्स के ऊपर। अब यहाँ से सिविलाइज्ड स्टेट्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स कह दिया गया, और कस्टमरी रूल्स एंड ट्रीटीज को हटा करके क्या कहा गया, बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक है ना। और जो पहले कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर ही अप्लाई होती, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि नहीं, सिर्फ स्टेट इसका ओनली सब्जेक्ट नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल्स भी इस लॉ के सब्जेक्ट है। ये चीज ओपेनहाइम की बुक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 9th एडिशन में कही गई, रिवाइज की किसने, सर रॉबर्ट जेनिंग एंड सर आर्थर वॉर्ड्स ने मिलकर। इसके बाद जो हमारे और ट्रेडिशनल डिफिनेशंस में आते हैं, पहले J.L. बेरली, उनके भी डिफिनेशन देख लेते हैं। The law of nations or international law may be defined as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another. कुछ एक्सटेंट तक की डिफिनेशन जो है बिल्कुल सेम है किसके, ओपेनहाइम डिफिनेशन के, जो उन्होंने डिफिनेशन दी थी पहले एडिशन में, सेम वैसे ही है कि लॉ ऑफ नेशन है वो किस पे, वो क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो कि सिविलाइज्ड स्टेट पे अप्लाई होती है, उनके आपस के रिलेशन को गवर्न करती है।
अब हम दूसरी डिफिनेशन देखते हैं केल्सन की। केल्सन कहते हैं इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशन इज द नेम ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स which according to the usual definition regulates the conduct of the states in their intercourse with one another। इन्होंने कहा कि जो लॉ है ये एक नेम है किसका, एक ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स का, एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स का जो कि क्या करता है, जो कि स्टेट्स के एक दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उसको कंडक्ट करता है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है ना। लेकिन जो डेफिनेशन है केल्सन की और जेएल बेरली की, इनको भी वही सेम क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला जो कि ओपेनहाइमर की डेफिनेशन को फेस करने को मिला था। नाउ अब हम बढ़ते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस की तरफ। तो मॉडर्न डेफिनेशन में जो मेन डेफिनेशंस आती हैं, जो अच्छी डेफिनेशन मानी जाती हैं, वो है चार्ल्स जे फेनविक की और जे स्टार की, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं चार्ल्स जे फेनविक क्या कहते हैं। International law may be defined in broad terms as a body of general principles and specific rules which are binding upon the members of the international community in their mutual relation। तो अब जैसे कि इन्होंने चार्ल्स जे बेनविक ने कहा, इन्होंने क्या क्या, इन्होंने पहले क्या कहते थे, बॉडी ऑफ रूल्स है, जो क्या है कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स, जैसे ओपेनहाइमर ने कहा था। अब मॉडर्न में क्या फेनविक ने क्या कहा है, अब ये कि बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल अभी हमने देखा था कि क्रिटिसिज्म है किसका, ओपेनहाइमर की डेफिनेशन का एक मेजर क्रिटिसिज्म था, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को इंक्लूड किया अपने डेफिनेशन में कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है वो बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक रूल्स है जो कि बाइंडिंग है मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इन्होंने वर्ड जोड़ दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है ना। और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी एक एप्रोप्रिएट है क्योंकि ये अपने साथ इंक्लूड करता है स्टेट्स को भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी, इंडिविजुअल्स को भी, एंड कुछ अदर नॉन स्टेट एंटिटीज जो होती है ना, इनको भी इंक्लूड करता है। और पहले ट्रेडिशनल डिफिनेशन में क्या कहते थे, सिर्फ स्टेट है, उसके बाद ओपेनहाइमर की 9th एडिशन में रिवाइज होकर बाद में चेंज किया गया, मगर अभी जो हम मॉडर्न डिफिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें ये बेस्ट डिफिनेशन आती है। लेकिन जो बेस्ट डिफिनेशन कही जाती है इसकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, वो है जे स्टार की। अब हम जे स्टार की डिफिनेशन को पढ़ते हैं। International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which state feels themselves bound to observe and therefore do commonly observe in their relations with each other and which also include। पहले हम इतना देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि ये इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि एक बॉडी ऑफ लॉ है जो कि किससे कंपोज हुई है, कुछ प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट, कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से रेगुलेट करेगा, जो कि स्टेट ऐसा फील करती है कि वो बाउंड है उसको, और उसको मानने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए बाउंड है, ठीक है ना। और वैसा ही करते हैं एंड देयरफॉर डू कॉमनली ऑब्जर्व इन देयर रिलेशंस विद ईच अदर। और जो आपस में उनके रिलेशंस होते हैं एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ, वो वैसा ही फिर बिहेव करते हैं जैसे कि वो समझते हैं कि वो बाउंड है ऐसा करने के लिए। एंड विच आल्सो इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं वो भी देखते हैं। द रूल्स ऑफ लॉ रिगार्डिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस। वो रूल्स, वो फंक्शंस, वो जो रूल्स जो कि फंक्शन करवाते हैं कौन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि यूएन का चार्टर है, उसमें कई सारे आपके रूल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, उनको फॉलो करते हैं वो रूल्स ऑफ लॉ विद ईच अदर एंड देयर रिलेशंस विद स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स एंड certain rules of law relating to the individuals and non-state entities so far as the rights or duties of such individuals and non-state entities are concern of the individual community। सिंपल शब्दों में बात करें तो जे स्टार्क ने सबको इंक्लूड कर दिया। जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन बताया था कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट क्या क्या है, स्टेट्स है, इंडिविजुअल हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन लीगल एंटिटी, जिनको हम लोगों ने बताया था वो सभी इस डिफिनेशन में आ गए हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। वो एक ऐसी रूल्स हैं, ऐसे लॉस हैं जो स्टेट फील करते हैं कि बाउंड है फॉलो करने के लिए और ऐसा करते भी हैं। और ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपने साथ, उन लोगों को भी इंक्लूड करता है जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। और वो लोग कौन कौन है, स्टेट्स, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड नॉन लीगल एंटिटीज।
G.H. स्टार्क ने सारे ही एलिमेंट्स को इंक्लूड किया अपने डेफिनेशन में, इसी वजह से इस डेफिनेशन को बेस्ट डेफिनेशन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है लॉर्ड चांसलर स्टार्के का, ठीक है ना, सॉरी, लॉर्ड चांसलर स्टैंके का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लिविंग एंड एक्सपेंडिंग कोड। ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल लॉ को लिविंग एंड एक्सपेंडिंग कोड किसने बोला है? लॉर्ड चांसलर स्टैंके ने। तो अब अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है इतने सारे डिफिनेशंस क्रिटिसिज्म देखने के बाद? तो कंक्लूजन ये आता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है? इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स और रेगुलेशन और बॉडी ऑफ लॉ विच रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन और अमंग द इंडिविजुअल्स। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।